हो गया। तो आइए देखते हैं, आज का एक टॉपिक है EWS आर वेल रिप्रेजेंटेड इन हायर एजुकेशन। EWS मीन टू से इकोनॉमिकली आर वेल रिप्रेजेंटेड इन हायर एजुकेशन। ये तो आपका हेडलाइंस है। तो क्या है कि EWS आर वेल रिप्रेजेंटेड, EJMR के बाद क्या V1 V5 सॉरी V3, यानी कि पैसिव किसका है? V1 V5 का, नहीं ना। तो EWS वेल रिप्रेजेंट करता है या किया जाता है? EWS को वेल रिप्रेजेंट किया जाता है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ? हायर एजुकेशन में। ये आपके टॉपिक है। आइए देखते हैं। As the heated political debate following the Supreme Court judgment upholding the 10% quota for economically weaker sections has almost settled now. नहीं, देखिए, हमने कल भी कहा था कि एज के बाद सेंटेंस हो और उसके बाद फिर सेंटेंस हो। तो एज का मतलब क्या होता है? चूंकि। नहीं, तो चूंकि जो हीटेड पॉलिटिकल डिबेट है, गर्मा गर्म जो पॉलिटिकल डिबेट है, फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। डिबेट कैसा डिबेट? सब्जेक्ट के बाद बिफोर है, इसका मतलब क्वालिफाई करेगा इसे वर्ड प्लस ने वाला। यही ना हम लोगों ने पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद बिफोर आ जाए तो हिंदी क्या होता है? वर्ड प्लस ने वाला। तो डिबेट फॉलो करने वाला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जजमेंट फॉलो करने वाला, क्या फॉलो करने वाला? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो फॉलो का क्या है? ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर बिफोर है, हिंदी क्या? वही वर्ड प्लस ने वाला। जजमेंट कैसा? अपहोल्ड करने वाला, समर्थन देने वाला 10% कोटा को। जजमेंट समर्थन देने वाला 10% कोटा को फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। हैज ऑलमोस्ट सेटल्ड नाउ, अब लगभग सुलझ गया है। हैज यह है पूरा भीतरी ना, सेटल सुलझाना, सुलझ जाना। तो हैज ऑलमोस्ट सेटल्ड नाउ, अब लगभग सेटल हो गया है। एक बात और ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है तो सब्जेक्ट को पहचानने में कुछ लोगों को दिक्कत होगा। देखिए ये एक ज्वेलरी है, तो आपको लग रहा है यही सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वर्ड से पहले प्रेपोजिशन आया है फोर, यानी जिस वर्ड से पहले प्रेपोजिशन आता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है। ये नहीं है, जिनका बहुत वीक है उनको कह रहा हूं मैं। अब देखिए, लग रहा है कि यही सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो इसका ऑब्जेक्ट था ना, फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग द 10% कोटा। समर्थन देने वाला किसको? 10% कोटा को। तो मैं ये कह रहा था, किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो जो पहला वर्ड है वही ना सब्जेक्ट होगा। कौन है? एज द हीटेड पॉलिटिकल डिबेट। ये जो हीटेड पॉलिटिकल, राजनीति से भरा हुआ जो डिबेट है, वार्तालाप है, या डिबेट हिंदी में क्या कहें? बहस। ये भी सही है। तर्क वितर्क। नहीं, एज अ हीटेड पॉलिटिकल डिबेट। डिबेट कैसा है? तो सब्जेक्ट के बाद बिफोर कोई नियम होता नहीं है, फिर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बिफोर क्या है? रेफरेंस है। अब बिफोर है, रेफरेंस है, ठीक है। इसका अगर ऑब्जेक्ट है, अब फिर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये फिर बिफोर आ गया, तो ये वाला बिफोर किसको क्वालिफाई करेगा? फिर क्वालिफाई करेगा ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये भी रेफरेंस ही है। उसके बाद आ रहा है वर्ब। देखिए आप, यहाँ जो सेंटेंस है ना, ये इसी सेटअप पर तैयार है। ये वर्ब है, बीच में डबल डबल रेफरेंस है, और कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, एज द हीटेड पॉलिटिकल डिबेट, ये सब्जेक्ट है। चूंकि हीटेड पॉलिटिकल डिबेट जो है, डिबेट कैसा डिबेट? फॉलो करने वाला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। जजमेंट कैसा? अपहोल्डिंग द 10% कोटा। जजमेंट समर्थन देने वाला 10% कोटा को हैज ऑलमोस्ट सेटल्ड, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है? सेटल हो गया है। वी लुक एट द इंपीरिकल बेसिस ऑफ द कोटा। विल, अब आगे क्या है? ये चूंकि सेटल हो गया है, इसलिए
वी लुक एट, सब्जेक्ट के बाद क्या, V1, तो सब्जेक्ट के बाद जब भी V1 V5 होगा तो हिंदी क्या होगा, वर्ड प्लस ता है, ते हैं, ती है। वी लुक एट द एम्पिरिकल बेसिस। कल मैंने कहा था कि एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में आता है, एम्पिरिकल। वर्ड लिखा हुआ है वहां पर, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। एम्पिरिकल का मिनटों से व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, प्लॉसिबल, ठीक है ना। एम्पिरिकल क्या, आप आगे आ जाइए, आगे आइए, वहां नहीं बैठेंगे। एम्पिरिकल ठीक है ना, ये व्यवहारिक होता है, बैठ लीजिए, ये होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। हो गया, या जो चीजें पॉसिबल है, जो संभव है, जो प्रैक्टिकली होता है, उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल। और लुक एट मीन्स क्या, देखना। तो वी लुक एट, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एम्पिरिकल बेसिस कोटा का। नहीं, यानी कहना चाहता है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस से ध्यान देंगे, क्योंकि हीटेड पॉलिटिकल डिबेट जो है, डिबेट फॉलो करने वाला, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जजमेंट समर्थन देने वाला 10% कोटा को, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो अगर आपसे सवाल हो जाता है कि हु सपोर्ट्स, हु सपोर्ट्स ईडब्ल्यूएस कोटा, तो क्या रिप्लाई करेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ना, लिखा हुआ वहां पे, लिखा है ना कि हीटेड पॉलिटिकल डिबेट, डिबेट कैसा, फॉलो करने वाला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जजमेंट अपहोल्डिंग 10% कोटा, जजमेंट अपहोल्ड करने वाला 10% कोटा को, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, हैज ऑलमोस्ट सेटल्ड नाउ, अब वो लगभग सेटल हो गया है। इसलिए वी लुक एट द इंपिरिकल बेसिस, हम देखते हैं व्यवहारिक बेसिस, आधार पर, किसके लिए, कोटा के लिए। द सिंपल क्वेश्चन दैट वी एग्जामिन हियर, कहता है द सिंपल क्वेश्चन, द सिंपल क्वेश्चन, साधारण सवाल, दैट वी एग्जामिन, एग्जामिन मीन्स क्या, जांचना या पूछना, जांचना कह लीजिए, एग्जामिन जांचना, सिंपल क्वेश्चन जो हम एग्जामिन करते हैं, जांचते हैं या पूछते हैं, यहाँ इज एम आर के बाद बिफोर तो नहीं है ना, इज मीन्स क्या है, सिंपल सवाल जो हम यहाँ एग्जामिन करते हैं, पूछते हैं, जांचते हैं, है whether the EWS कोटा इज बैक्ड, क्या EWS कोटा को बैक किया जाता है बाय एविडेंस, है ना। EJMR प्लस V3 एक्टिव या पैसिव, किसका पैसिव, V1 V5 का, यानी काम हुआ सब्जेक्ट के ऊपर। तो कहता है सिंपल सवाल है कि, सिंपल सवाल जो हम एग्जामिन करते हैं है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा को बैक किया जाता है सबूतों के द्वारा। बैक मीन्स मैंने कल भी कहा, समर्थन देना कह लीजिए, बैक मीन्स पीछे हटाना भी होता है, बैक मीन्स समर्थन देना भी होता है। एंड वेदर द अवेलेबल एविडेंस जस्टिफाइज इट, जस्टिफाई का मतलब प्रमाणित करना, जस्टिफाई, प्रमाणित करना, ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। एंड वेदर द अवेलेबल एविडेंस, क्या, वेदर मीन्स क्या, और क्या अवेलेबल जो एविडेंस है, जस्टिफाइज इट, ये वर्ब हुआ V5, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। क्या अवेलेबल एविडेंस जस्टिफाई करता है इसे, द कॉन्स्टिट्यूशन 12th अमेंडमेंट बिल, संविधान का 12वां जो अमेंडमेंट बिल है, क्लेम्स, क्लेम मीन्स क्या, दावा करना, तो क्या हुआ, नाउन या मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया ना, दावा करना, क्लेम, दावा करना। अगर आप दावा बोलेंगे तो सेंटेंस क्रिएट ही नहीं होगा, बोलेंगे नहीं सर दावा बोलेंगे, नाउन किस से बोलेंगे, बोल के देख लीजिए, आप मीनिंग ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। संविधान, दावा की, नहीं मैच कर रहा है ना। अगर इसको वर्ड मान के V5 मान लें तो ये क्या है, सब्जेक्ट,
संविधान का 12th अमेंडमेंट, संविधान का 12वां संशोधन का जो बिल है, क्लेम्स, दावा करता है that EWS from general category have largely remained excluded. have la- कि EWS from general category, EWS जो है जनरल कैटेगरी से have largely remained, है जी है प्लस ये रिमेन वाला वर्ड पहले भी आया था किसी टॉपिक में, था ना, वो चाइल्ड मैरिज वाले में शायद था रिमेन। तो मैंने कहा था रिमेन मीन्स क्या, रहना, बने रहना। तो कहता है कि संविधान दावा करता है, संविधान का 12वां अमेंडमेंट बिल जो है वो दावा करता है कि ईडब्ल्यूएस जो है जेंडर कैटेगरी से हैव लार्जली रिमेन्ड, वो लार्जली व्यापक रूप से रहा है। क्या रहा है? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ, डिजर्टेड। ये लिख लेंगे, एक्स, दोनों वर्ड एग्जाम्स में आते हैं, एक्सक्लूडेड या डिजर्टेड, इसको एडजेक्टिव मान लीजिए, ठीक है। परित्यक्त या छोड़ा हुआ। परित्यक्त या छोड़ा हुआ, ठीक है ना, इसको एडजेक्टिव मान लीजिए, क्योंकि रिमेन के बाद कोई भीतरी नहीं आता, रिमेन के बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं सर वर्ब क्यों नहीं मानेंगे, तो ये जानिए रिमेन के बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो कहता है कि ईडब्ल्यूएस जो है जेंडर कैटेगरी से हैव लार्जली रिमेन्ड, लार्जली क्या रहा है वो, एक्सक्लूडेड, परित्यक्त, छोड़ा हुआ रहा है, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में परित्यक्त रहा है, यानी कि वहां उसका यूज नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। ड्यू टू दियर फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, उसके फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय अक्षमता के कारण, कैपेसिटी क्षमता, इनकैपेसिटी क्या, अक्षमता, तो उनके वित्तीय अक्षमता के कारण। 10 एक्सक्लूजन और अंडर रिप्रेजेंटेशन इज इन हायर एजुकेशन इज द प्राइमरी जस्टिफिकेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा, ये कह रहा है। सही बात है, समझिएगा, आप लोग भी समझना चाहिए, ये भी एडिटोरियल्स है। एडिटोरियल्स में क्या होता है ना कि किसी टॉपिक के बारे में डीप जानकारी मिलेगी, और किसी का, किसी राइटर का, किसी ऑथर का क्या विचार है, क्या सोच है उसके बारे में, उसकी जानकारी मिलेगी, क्या सच्चाई है, और क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ये भी जानने को मिलेगा, प्रॉस एंड कॉन्स जानने को मिलेगा आपको एडिटोरियल्स में। थोड़े बड़े बड़े लाइंस होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लाइंस होता है, बट थोड़े वर्ड अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। एक चीज और जान लीजिए, एडिटोरियल्स अगर पढ़ने सीख गए, इस टाइप का टॉपिक पढ़ने सीख गए अगर आप, तो इतना तय है कि आपको आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट में दोबारा जिंदगी में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। ये टॉपिक अगर अच्छा, इस तरह का टॉपिक लाइंस पर अगर कमांड हो गया आपको, तो इंग्लिश में कुछ सोचना ही नहीं है आपको। लेकिन हाँ, खेल नहीं करना है, सेंस नहीं, इमोशंस वाला काम नहीं करना। अच्छा लगभग ये सेंस है, जो लोग इंग्लिश को ऐसे लेते हैं, अच्छा लगभग ये सेंस है ना, उनके साथ खेल हो जाता है एग्जाम में, एकदम निश्चित खेल होगा आपके साथ भी। अगर इमोशन से खेल से आप यूज कर रहे हैं, इमोशंस यूज कर रहे हैं, नहीं एग्जैक्ट समझिए ना, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा आपको। आइए, कहते हैं 10 एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन देखिए, एक वर्ड है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, और एक्सक्लूड से बना है एक्सक्लूजन। मुझे लगता है कि कल परसों से पेपर रीडिंग चल रहा है, अभी तक में 3-4 टॉपिक हुआ है ना, 3-4 टॉपिक में 100 के आसपास वर्ड ऐसे ही हो गया होगा, और ये ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो वर्ड्स को लेकर एक चीज ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा 10-20 हजार वर्ड याद करना है आपको, 50,000 वर्ड याद करना है। आप जैसे जैसे वर्ड्स पढ़ने लगेंगे ना, वर्ड यूज रिपीट भी होने लगेगा,
अभी देख रहे हैं आप, रिपीट हो रहा है। कल यूज हुआ एलीज, रिपीट हुआ बार बार। अभी रिमेन यूज हो रहा है बार बार। और भी कई सारे वर्ड्स जो बार बार यूज हो रहे हैं, वैसे ही तो यूज होता रहेगा वो, तो थोड़ा ध्यान देना है। तो एक्सक्लूजन क्या होता है? छोड़ने का काम। तो कहता है इसलिए 10 मीन्स इसलिए एक्सक्लूजन और अंडर रिप्रेजेंटेशन। एक्सक्लूजन या जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, अंडर प्रस्तुति जो है इन हायर एजुकेशन में इज द प्राइमरी जस्टिफिकेशन। प्राइमरी मतलब मुख्य जस्टिफिकेशन है। इज हमारा द लगा हुआ यानी क्या है? नाउन है ना? पूरा नाउन हुआ, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर नाउन हुआ। तो इज हमारा मीन्स क्या है? तो इज का सब्जेक्ट ये है या ये है? ये होगा सब्जेक्ट? नहीं ना, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। एक्सक्लूजन या अंडर रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन में है प्राइमरी जस्टिफिकेशन, मुख्य प्रमाण है। किसका? फॉर द, प्रमाणीकरण है फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। ईडब्ल्यूएस के आने के बाद क्या हुआ है? हायर एजुकेशन में लोग यूज कर रहे हैं ना उसका। पहले ये नहीं था। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये थी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये था ना। अब क्या आ गया? जनरल वाले जो जनरल से ही फाइट कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली वो वीक थे, कमजोर थे, अब वो उनके लिए कोटा आ गया ईडब्ल्यूएस। वही कह रहा है कि 10 एक्सक्लूजन और अंडर रिप्रेजेंटेशन इन हायर एजुकेशन। एक्सक्लूजन जो हो रहा था, छोड़ने का काम, परित्यक्तिकरण जो हो रहा था, या अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा था हायर एजुकेशन में, वो इज द प्राइमरी जस्टिफिकेशन। प्राइमरी जस्टिफिकेशन है किसका? ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। एंड सो, और इसलिए वी एग्जामिन द अवेलेबल, इसलिए सब्जेक्ट के बाद V1 है ना, वर्ब प्लस ताहते है, इसलिए हम एग्जामिन करते हैं। क्या एग्जामिन करते हैं? अवेलेबल एविडेंस को एग्जामिन करते हैं टू असर्टन। असर्टन यानी कि निश्चित कर देना। ठीक है ना? टू असर्टन द एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। असर्टन निश्चित कर देना। हो गया? तो वहां पर क्या था? वी एग्जामिन द अवेलेबल एविडेंस। हम एग्जामिन करते हैं क्या? उपलब्ध एविडेंस को। टू असर्टन, निश्चित करने के लिए। टू प्लस भी बने क्या? वर्ड प्लस मेक के लिए। क्या निश्चित करने के लिए? एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक्सटेंट मीन्स हद या सीमा। एक्सटेंट हद या सीमा। तो सुनिश्चित करने के लिए क्या? हद या सीमा किसका? ईडब्ल्यूएस के रिप्रेजेंटेशन का फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में। वी एग्जामिन, या देखिए क्या लिखा, फिर से पढ़िए। वी एग्जामिन द अवेलेबल, हम एग्जामिन करते हैं, यहां से पढ़ लीजिए। हम एग्जामिन करते हैं अवेलेबल एविडेंस, उपलब्ध एविडेंस की जांच करते हैं सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने? एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, सुनिश्चित करने के लिए हद या सीमा किसकी? ईडब्ल्यूएस के रिप्रेजेंटेशन की फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, नहीं, जो उच्च शिक्षा के संस्थान है वहां। ईडब्ल्यूएस रिप्रेजेंटेशंस के बारे में कहते हैं, टू डू दिस वी डेवलप्ड अ नॉवेल डाटा। टू डू दिस, टू प्लस V1, हिंदी क्या? वर्ड प्लस ने के लिए, यहां अलग कर दिया ना, अलग कर दिया इसको। इसे करने के लिए वी डेवलप्ड, डेवलप्ड मीन्स क्या? विकास करना। ये वर्ड तो ये क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब V2, हिंदी क्या? वर्ड प्लस AE। हम लोगों ने डेवलप किया और नॉवेल डाटा, एक नया डाटा
आधार ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उच्च शिक्षण संस्थानों का, विच वेर रैंक्ड, संस्थान जिसने रैंक किया या जिसको रैंक किया गया, पेसिव है ना B2 का, काम हुआ सब्जेक्ट के ऊपर हिंदी वर्ड प्लस आ ए ई, इंस्टीट्यूशन जिसको रैंक किया गया अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, जिसको रैंक किया गया NIRF के अंतर्गत। वी कंपेयर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ EWS स्टूडेंट्स, कंपेयर मीन्स तुलना करना, बोलते हैं ना कंपेयर मत कीजिए, तो कंपेयर मीन्स क्या, मेन वर्ब हो गया तुलना करना, क्योंकि काम का बोध हो रहा है, बहुत सिंपल वर्ड है, बच्चा वाला वर्ड है ये। तो कहता है वी कंपेयर, सब्जेक्ट के बाद V1 वर्ड पछता है तहती है, हम कंपेयर करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क को, वी कंपेयर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ EWS, हम कंपेयर करते हैं रिप्रेजेंटेशन EWS स्टूडेंट्स का इन 457 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 457 उच्च शिक्षण संस्थानों में, इन 2019 में, जस्ट बिफोर द EWS कोटा, EWS कोटा से जस्ट पहले, was introduced, just before the EWS कोटा was introduced, EWS कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया उससे जस्ट पहले, एंड इन 528 इंस्टीट्यूशंस, और 528 इंस्टीट्यूशंस में रैंक किया 2022 में, द लेटेस्ट ईयर फॉर विच डाटा आर अवेलेबल, लेटेस्ट ईयर जिसके लिए डाटा अवेलेबल है, वी अराइव्ड एट दीज नंबर्स, इसे फिर से क्लियर करते हैं, ठीक है। वी कंपेयर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ EWS, हम कंपेयर करते हैं रिप्रेजेंटेशन EWS स्टूडेंट्स का इन 457 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, 457 हायर एजुकेशन संस्थानों में 2019 में, जस्ट बिफोर द EWS कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड, जस्ट बिफोर जस्ट पहले जब EWS कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड इन 528 इंस्टीट्यूशंस, 528 संस्थानों में, संस्थान रैंक किया हुआ 2022 में, ऑब्जेक्ट के बाद भीतरी है, द लेटेस्ट ईयर फॉर विच डाटा आर अवेलेबल, लेटेस्ट ईयर यानी कि 2022 जिसके लिए डाटा अवेलेबल है, वी अराइव्ड एट दीज नंबर्स, अराइव पहुंचना ना, हम पहुंचे इन नंबरों पर, आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेशंस, आफ्टर मीन्स के बाद, और रिमूव मीन्स के हटाना, तो हटा रहा है के बाद या हटाने के बाद, बट प्रेपोजिशन के बाद बिफोर हिंदी क्या वर्ड प्लस ना या नहीं, हटाने के बाद क्या, डुप्लीकेशंस हटाने के बाद, एज सम इंस्टीट्यूशंस आर रैंक्ड इन सेवरल कैटेगरीज, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं रैंक करते हैं या किए जाते हैं, पेसिव है ना ये, जब आपका भीतरी किसका पेसिव, B1 B5 का, कामों सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान रैंक किए जाते हैं सेवरल कैटेगरीज में। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंस्टीट्यूशन वाज रैंक्ड, यदि किसी संस्थान को रैंक किया गया इन बोथ, दोनों में, इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग में और यूनिवर्सिटीज में कैटेगरीज में, वी इंक्लूड मीन्स जोड़ना होता है, देखिए एक्सक्लूड का मतलब छोड़ना और इंक्लूड का मतलब जोड़ना, वी इंक्लूडेड हमने जोड़ा या इंक्लूड किया इसे, ओनली इन द लेटर कैटेगरी, केवल बाद वाले कैटेगरी में, एज द फॉर्मर इज अ सबसेट ऑफ द लेटर, क्योंकि फॉर्मर जो है पहले वाला जो है एक सेट का सबसेट है, उपसेट है ऑफ द लेटर, बाद वाले का वो क्या है, सबसेट है। इसको फिर से पढ़ लीजिए, वी अराइव्ड हम पहुंचे इन नंबर्स पर, आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेशंस, डुप्लीकेशंस को रिमूव करने के बाद,
डुप्लीकेशन को रिमूव करने के बाद मतलब क्या कहना चाहता है, एक ही संस्थान दो बार दो जगह उसका नाम आ रहा है, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक ही जगह रहिए आप, और क्या। तो वी अराइव्ड एट दीज नंबर्स, हम पहुंचे इन नंबर्स पर आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेशंस। एट सम इंस्टीट्यूशंस आर रैंक्ड, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं रैंक किए जाते हैं इन सेवरल कैटेगरीज, कई सारे कैटेगरीज में। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड, यदि किसी संस्थान को रैंक किया गया दोनों में, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटीज में कैटेगरीज में, वी इंक्लूडेड, हमने इंक्लूड किया इसे ओनली इन द लेटर कैटेगरी, केवल बाद वाले कैटेगरी में। एज द फॉर्मर इज अ सबसेट, फॉर्मर मीन्स पहले, भूतपूर्व या पहले वाला, क्योंकि पहले वाला जो है एक सबसेट किसका, बाद वाले का। खैर देखते हैं। डू द NIRF data provide proportion of EWS students studying in their premier, हाँ देयर नहीं डियर होगा यहाँ पे, ये टाइपिस्ट की गलती है। डियर प्रीमियर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क है ना, यानी कि डू क्या है, एक्चुअली इसके बाद ये क्या हुआ, सब्जेक्ट है ना। डू डच प्लस V1, ये वास्तव में क्या है, V1 V5। डू डच किसके लिए आता है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि V1 V5 का एक्चुअली क्या होता है, डू या डच, कितनी बार जान चुके हैं हम लोग। V2 का एक्चुअली क्या होता है, डेड, है ना। एक चीज और देखिए, हम लोग जान चुके हैं कि अगर कोई सेंटेंस एक्सुलरी से स्टार्ट होगा तो हिंदी में क्या होगा, क्या होगा ना। डू द NIRF डाटा प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स कर देना, क्या NIRF डाटा प्रोवाइड करता है, नहीं ना हुआ। अच्छा मैं बोला डू यू गो, हिंदी क्या होगा, बस डू द NIRF डाटा प्रोवाइड, क्या NIRF डाटा देता है द प्रोपोर्शन ऑफ AWS स्टूडेंट्स, AWS स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन समानुपात, स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, नहीं पढ़ने वाला, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर है ना, वर्ड प्लस ने वाला। EWS स्टूडेंट्स पढ़ने वाला उनके प्रीमियर शैक्षणिक संस्थानों में, नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इसके बदले द डाटा इनेबल्स अस, जो डाटा है इनेबल अस, इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना, डाटा इनेबल अस, सब्जेक्ट के बाद V1 नहीं प्लस ऑब्जेक्ट, डाटा इनेबल करता है हम लोगों को टू एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलित करना या आकलन करना, अंदाजा लगाना, एस्टिमेट। जिनको नहीं पता है लिख लेंगे, शायद वहां हो या ना हो लिखा हुआ, आकलन करना या अंदाजा लगाना, हो गया। कहता है द डाटा इनेबल, इनेबल अगर वर्ब है तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना, यहाँ से तो अलग ही है ना। तो डाटा इनेबल करता है हम लोगों को अंदाजा लगाने के लिए, टू प्लस V1 नंबर कसने के लिए, डाटा योग्य बनाता है हम लोगों को आकलित करने के लिए, द शेयर इनडायरेक्टली, इस शेयर को अप्रत्यक्ष रूप से एस्टिमेट करने के लिए, आकलन करने के लिए। इन इट्स डाटा सबमिशन फॉर्मेट, इसके डाटा सबमिशन के फॉर्मेट में NIRF आस्क्ड, NIRF ने पूछा या कहा पार्टिसिपेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, पार्टिसिप देखिए भी द लगा हुआ है बिफोर के बाद नाउन है,
तो हिंदी क्या वर्ड पसने वाला। एसएमएस कहना या पूछना, एनआईआरएफ ने कहा या पूछा। पार्टिसिपेट करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को कहा। टू प्रोवाइड, देने के लिए, क्या देने के लिए, डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ करेंटली इनरोल्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस की, कहा देने के लिए डिटेल्स, विवरण ऑफ द नंबर, संख्या का, संख्या किसका, करेंटली इनरोल किए हुए, इनरोल किया या किया हुआ, V3 के बाद नाउन है, वर्ब प्लस आ हुआ, करेंटली इनरोल किया हुआ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस का। डिफाइंड एज, ऑब्जेक्ट के बाद V3 है, डिफाइन किया हुआ किसके रूप में, एज स्टूडेंट्स हुज पेरेंटल इनकम इज लेस देन टैक्सेबल स्लैब। स्टूडेंट्स जिनका पेरेंटल इनकम जो है, पेरेंटल आय जो है लेस देन किससे, टैक्सेबल स्लैब से कम है, टैक्सेबल जो स्लैब है उससे कम है उनके पेरेंटल का इनकम। कहता है टू अवॉइड डुप्लीकेशंस, डुप्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए द फॉर्मेट स्पेसिफाइज दैट, स्पेसिफाई का मतलब होता है स्पेसिफाई, सही सही बताना या विशिष्ट तरीके से बताना या प्रमाणित करना, ये भी कह सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है स्पेसिफाइज, ये 5 ईयर सब्जेक्ट स्पेसिफाई करता है, सही सही बताता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स शुड बी ट्रीटेड, एक्टिव या पेसिव, पेसिव ना, सही सही बताता है कि ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड स्टूडेंट्स शुड बी ट्रीटेड, ट्रीट करना चाहिए या किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए एज अ सेपरेट कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी के रूप में, एंड नॉट बी काउंटेड, और काउंट नहीं किया जाना चाहिए, सूड का ही है ये, काउंट नहीं किया जाना चाहिए इन द सोशियली बैकवर्ड कैटेगरीज, सामाजिक रूप से बैकवर्ड कैटेगरीज में इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, और इसी प्रकार से कुछ और दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। इसको एक बार फिर से पढ़िए तो आप लोग, थोड़ा तगड़ा पैराग्राफ है। मुझे लगता है कि दिक्कत तो हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को, मैंने कल भी कहा था कि इजी वाला पढ़े हैं थोड़ा ये भी झेलिए। क्या दिक्कत है, एक दिन के 2 दिन लग जाएगा, यही होगा ना, धीरे 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 हैबिचुअल हो जाएंगे आप। मैं सिर्फ इजी टॉपिक दूंगा तो मजा आता है आप लोगों को, वाह समझ में आ गया, लेकिन ऐसे टॉपिक्स के लायक भी बनना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्लियर नहीं कर रहा हूँ, डाउट छो रहा हूँ, डाउट क्लियर, सारा क्लियर करने का काम मेरा रहा। तो आदत डालिए इसको पढ़ने का, पढ़िए यहाँ से तो।
देखिए, जैसे 5 लाख से अधिक का इनकम वाले लोगों को टैक्स पे करना होता है, तो टैक्सेबल स्लैब क्या हो गया? 5 लाख। तो एक सीमा, टैक्सेबल, टैक्स के योग्य स्लैब, उससे नीचे जो है उसको नहीं लगता है, उससे ऊपर जो है उसको लगता है टैक्स। हो गया। आइए ना देखते हैं। टू द NIRF डाटा प्रोवाइड, आराम से पढ़िए, परेशान नहीं हो, नए हैं तो धीरे धीरे ही होगा ना। क्या NIRF डाटा देता है? प्रोपोर्शन ऑफ EWS स्टूडेंट्स, EWS स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शंस, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दियर प्रीमियर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स पढ़ रहा है नहीं, स्टूडेंट्स पढ़ने वाला, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर है ना। स्टूडेंट्स, क्या NIRF डाटा देता है प्रोपोर्शन EWS स्टूडेंट्स का? तो ये तो ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स पढ़ने वाला उनके प्रीमियर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, ये सवाल है कि क्या NIRF का जो डाटा था ऊपर जो पढ़े हम लोग, 428 और 500 कुछ था, ठीक है, क्या वो डाटा जो है देता है प्रोपोर्शन EWS स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स पढ़ने वाला प्रीमियर हायर एजुकेशनल संस्थानों में, नॉट डायरेक्टली, कहते डायरेक्टली नहीं, इंस्टेड इसके बदले द डाटा इनेबल्स अस, ये वर्ब, ये क्या सब्जेक्ट, डाटा योग्य बनाता है हम लोगों को, टू एस्टिमेट, अंदाजा लगाने के लिए, द शेयर इनडायरेक्टली, इस शेयर का, इस भाग का अंदाजा लगाने के लिए हम लोगों को योग्य बनाता है। इन इट्स डाटा सबमिशन फॉर्मेट, इसके डाटा सबमिशन के फॉर्मेट में द NIRF आस्क्ड द पार्टिसिपेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, NIRF ने कहा पार्टिसिपेट करने वाले शिक्षण संस्थानों को टू प्रोवाइड, देने के लिए डिटेल्स किसका, ऑफ द नंबर ऑफ करेंटली इनरोल्ड, देने के लिए डिटेल्स संख्या का, संख्या किसका, करंटली इनरोल किए हुए इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स का डाटा देने के लिए। स्टूडेंट्स डिफाइंड एज, स्टूडेंट्स डिफाइन किया हुआ किसके रूप में? स्टूडेंट्स हुज पेरेंटल इनकम, डिफाइन किया, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद भीतरी है, यानी कि वर्ड प्लस आ हुआ। स्टूडेंट्स डिफाइन किया हुआ एज किसके रूप में? स्टूडेंट्स हुज पेरेंटल इनकम इज लेस देन टैक्सेबल स्लैब, स्टूडेंट्स जिनका पेरेंटल इनकम जो है, जिनके पेरेंट्स का इनकम जो है क्या है, इज लेस देन टैक्सेबल स्लैब, टैक्सेबल स्लैब से कम है, टैक्स के योग्य जो स्लैब होता है उससे कम है। देखिए, ऐसा नहीं कि EWS सबका बन जाता है। अगर आपके माता पिता टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्सेबल स्लैब से बाहर, टैक्सेबल स्लैब जो है 5 लाख का मिनिमम है, अगर उससे अधिक इनकम है उनका, तो टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर आपको EWS कोटा का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये समझ लीजिए, तो सब जानते हैं ना, तो चाहे वो OBC ही क्यों ना है, अगर आप टैक्स पे कर टैक्सेबल स्लैब से बाहर है, नहीं, जो मिनिमम है उससे अधिक इनकम है आपका, तो आपको कोटा नहीं मिल सकता।
कहता है टू अवॉइड डुप्लीकेशंस, डुप्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए द फॉर्मेट स्पेसिफाइज, फॉर्मेट जो है स्पेसिफाई करता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स शुड बी ट्रीटेड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाना चाहिए, एज के बाद नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है, किसके रूप में, सेपरेट कैटेगरी के रूप में, एंड नॉट बी काउंटेड, और उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज में। कहता है कि इसको बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाना चाहिए सेपरेट कैटेगरी के रूप में, एंड नॉट बी काउंटेड, और उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए बैकवर्ड कैटेगरीज के, सामाजिक रूप से बैकवर्ड कैटेगरीज के रूप में। देखिए होता क्या है कि लोग सोचता है ओ अच्छा एससी है, अच्छा एसटी है, सामाजिक रूप से लो है वो, ये कुछ लोगों की गंदी सोच होती है। तो वही कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस वाले में कौन, जनरल वाले हैं, तो वही कहना, एक लाइन क्लियर कर दिया गया है कि स्पेसिफाई करता है फॉर्मेट कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स शुड बी ट्रीटेड, को ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए किसके रूप में, सेपरेट कैटेगरी के रूप में, एंड नॉट बी काउंटेड, और उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए, शुड नॉट बी काउंटेड, और उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज के रूप में, सामाजिक रूप से पिछड़े कैटेगरी ग्रुप में उसको माना नहीं जाना चाहिए, ये कहना चाहता है ये, और कुछ नहीं था। द टैक्सेबल स्लैब फॉर पेरेंटल इनकम्स corresponds closer to Rs 8 lakh. The income cut up to available to avail of the EWS quota. The Ajay Bhushan Pandey committee appointed to examine the EWS income criteria argues that considering that the currently effective income tax exemption limit is around 8 lakh for individuals, the committee is of the view that the gross annual income limit of Rs 8 lakh for the entire family would be reasonable for inclusion into EWS. आई कहता है कि टैक्सेबल स्लैब फॉर पेरेंटल इनकम, जो टैक्सेबल स्लैब है पेरेंटल इनकम्स के लिए, कॉरस्पॉन्ड्स क्लोजर टू, कॉरस्पॉन्ड करता है क्लोजर टू 8 लाख, लगभग कितना, यह लगभग 8 लाख के आसपास। द इनकम कट ऑफ, इनकम का जो कट ऑफ है, अवहेल, अवहेल का मतलब होता है फायदा उठाना या लाभ उठाना, लिख लेंगे अवहेल, फायदा उठाना या लाभ उठाना, अवहेल फायदा उठाना या लाभ उठाना। हो गया, चलिए तो टैक्सेबल स्लैब जो है पेरेंटल इनकम्स का, अच्छा ये भी बता ही देते हैं, कॉरस्पॉन्ड्स का मतलब होता है समान होना या किसी के बराबर होना, कॉरस्पॉन्ड समान होना या किसी के बराबर होना, किसी के बराबर होना। तो टैक्सेबल स्लैब जो है पेरेंटल इनकम्स के लिए कॉरस्पॉन्ड करता है, समान होता है किसके, क्लोजर टू 8 लाख, लगभग 8 लाख के करीब। द इनकम कट ऑफ, इनकम का कट ऑफ फायदा उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा का क्लियर कर दिया कि टैक्सेबल स्लैब ऑफ पेरेंटल इनकम, टैक्सेबल स्लैब जो है पेरेंटल इनकम के, इनकम का कॉरस्पॉन्ड्स समान होता है किसके, क्लोजर टू 8 लाख, 8 लाख के आसपास, 8 लाख
क्या कहा उसके बारे में कि द इनकम कट ऑफ, इनकम का कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ है वो, टू अवेल ऑफ द ईडब्ल्यूएस कोटा, अवेल करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा को। यानी कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस कोटा का फायदा लेना है शिक्षण संस्थानों में, हायर शिक्षण संस्थानों में, तो आपका जो टैक्सेबल स्लैब होगा वो 8 लाख के आसपास होगा। यानी कि 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख से नीचे होना चाहिए पर ईयर। अजय भूषण पांडे कमेटी, अजय भूषण पांडे की कमेटी, कमिटी अपॉइंटेड, देखिए रेफरेंस कॉमा है ना, यानी क्या है, रेफरेंस से भीतरी, कमिटी अपॉइंट किया नहीं, अपॉइंट किया हुआ, टू एग्जामिन द ईडब्ल्यूएस इनकम क्राइटेरिया। कमिटी, अजय भूषण पांडे कमिटी एग्जामिन करने के लिए ईडब्ल्यूएस इनकम के सिद्धांतों को, नियमों को, क्राइटेरिया सिद्धांत या नियम, क्राइटेरिया सिद्धांत या नियम। तो कहता है अजय भूषण पांडे का कमिटी अपॉइंट, अब कमिटी कैसा, अपॉइंट किया हुआ जांचने के लिए ईडब्ल्यूएस इनकम का क्राइटेरिया को, ऑर्ग्यूज, ये हुआ वर्ब, बीच में क्या था, रेफरेंस। ऑर्ग्यू का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, बहस, बहस होता है ना, तो आर्ग्यू क्या हो गया, बहस करना। तो बहस कौन करता है, अजय पांडे कमेटी ना, अजय पांडे कमेटी, कमेटी कैसा, अपॉइंट करने के लिए, सॉरी अपॉइंट किया हुआ एग्जामिन करने के लिए ईडब्ल्यूएस इनकम के सिद्धांतों को, आर्ग्यूज दैट, बहस करता है कि कंसीडरिंग दैट, कंसीडर करते हुए कि करंटली इफेक्टिव इनकम टैक्स, करंटली जो है इफेक्टिव इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट इज अराउंड RS 8 लाख। कि एक वर्ड होता है एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन, माफी, माफी, टैक्स या शुल्क से, माफी ये वाला नहीं कि आप गलती कर दे माफ कर दे, वो वाला एग्जाम्पशन नहीं है, माफी नहीं है ये। टैक्स या शुल्क किसी का माफ होता है, एग्जाम फी माफ होता है किसी का, टैक्स माफ होता है, तो वो क्या है, एग्जाम्पशन है। माफी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, शुल्क या, ठीक है, शुल्क या टैक्स से, फी या टैक्स से, फी या टैक्स से, ठीक है ना, वो एग्जाम्पशन होगा। तो पढ़िए क्या कहना चाहता है यहां पर, देखिए कंसिडरिंग दैट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आगे सेंटेंस है ना, हिंदी क्या, वर्ड कसते हुए, विचार करते हुए कि करंटली इफेक्टिव इनकम टैक्स, प्रभावकारी जो इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन लिमिट है, इनकम टैक्स का माफी का जो लिमिट है कितना है, लगभग 8 लाख। ये तो हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, फॉर इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के लिए, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति। द कमिटी इज ऑफ द व्यू, कमिटी है विचार का कि ग्रॉस एनुअल इनकम लिमिट ऑफ 8 लाख फॉर द इंटायर फैमिली वुड बी रीजनेबल। कहता है कि कमिटी इस विचार का है कि ग्रॉस यानी कि कुल इन एनुअल वार्षिक इनकम लिमिट जो है 8 लाख का सारे फैमिली के लिए, समूचे फैमिली के लिए, वुड बी रीजनेबल, वो रीजनेबल होगा फॉर इंक्लूजन इनटू ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के, ईडब्ल्यूएस में इंक्लूजन के लिए, ईडब्ल्यूएस में जोड़ने के लिए। कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट, कमेटी है इस विचार का कि ग्रॉस एनुअल इनकम, कुल वार्षिक आय लिमिट 8 लाख का फॉर द एंटायर फैमिली, एंटायर फैमिली के लिए, वुड बी रीजनेबल, बी के बाद भीतरी नहीं ना है, नाउन या एडजेक्टिव है, रीजनेबल में समझदारी से भरा हुआ। तो कहता है कि समझदारी से भरा हुआ होगा ये चीज, फॉर इंक्लूजन इनटू
ईडब्ल्यूएस में इंक्लूजन के लिए, जोड़ने के लिए, यानी कि कहना चाहता है कि समूचे फैमिली का वार्षिक इनकम अगर 8 लाख होता है तो ईडब्ल्यूएस कोटा में जोड़ने के लिए ये क्या होगा, एक रिजनेबल चीज होगा, रिजनेबली हम उसको जोड़ सकते हैं। हैंस दीज इकोनॉमिक, इसलिए ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स कैन बी कंसीडर्ड इन बैकवर्ड, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बैकवर्ड स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जा सकता है द रीजनेबल प्रॉक्सी ऑफ द ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स। इसलिए इन आर्थिक रूप से बैकवर्ड स्टूडेंट्स को कंसीडर कर सकता है या किया जा सकता है, पैसिव है ना, कंसीडर किया जा सकता है किसके रूप में, रीजनेबल प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मीन्स प्रतिनिधि, रीजनेबल प्रतिनिधि के रूप में किसका, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स का फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से। देखिए कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट कम आ रहा होगा, अरे यार ईडब्ल्यूएस वाले के बारे में हम क्यों पढ़ें, ऐसा नहीं सोचना है, जानना चाहिए। अभी आप जाने ना कितना सारा बात की, 8 लाख तक, 8 लाख तक का स्लैब है, उसके लिए 8 लाख तक से कम का इनकम है तो उनको मिलेगा, और 8 लाख से अधिक का इनकम है तो नहीं मिलेगा उसको, ईडब्ल्यूएस कोटा उसके लिए है ही नहीं। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी एग्जामिन कर रही है, आपसे पूछ देगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमिटी टू एग्जामिन दिस टैक्स स्लैब, तो क्या बोलिएगा, वो अजय भूषण पांडे था, वही था ना, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, तो चेयरमैन कौन था, अजय भूषण था। यह कहता है कि व्हाट वुड बी द एंटायर फैमिली, एंटायर फैमिलीज इनकम, रीजनेबल इनकम, अगर सवाल कर देगा व्हाट वुड बी द एंटायर फैमिलीज रीजनेबल इनकम फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा, क्या लिखेंगे, 8 लाख, यही ना, ग्रॉस एनुअल इनकम शुड बी 8 लाख, लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम होना चाहिए। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसा टॉपिक पढ़ा रहा था आप लोगों को वो भी ला दूंगा कि इस टाइप के टॉपिक के लायक भी अपने आप को बनाइए, इस टाइप के टॉपिक में भी आपको अच्छा करना है। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा अपर लेवल है, ये आपकी उम्मीद से आगे है, ये अभी अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे जो नए हैं, उनको लग रहा है ये क्या हो गया आपके साथ, खेल हो गया आपके साथ, लेकिन मैं पढ़ाया एकदम लो लेवल से स्टार्ट किया था, लो लेवल से यहाँ तक पहुंचे हैं। इस टाइप वाले में टाइम लग रहा है आपको, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी किस बात का है। ऐसा नहीं ना कि 6 महीने से आपको हम पढ़ा रहे हैं बेसिक्स और 6 महीने से पेपर रीडिंग पढ़ा रहे हैं, 15 दिन तो हुआ है अभी क्लास का, अब 15 क्लास हुआ होगा, कितना क्लास हुआ होगा, अब हुआ होगा 15-16 क्लास, हाँ नहीं 20 नहीं हुआ होगा क्योंकि छुट्टी बीच में रह गया था ना, मैक्सिमम 16-17 क्लास हुआ होगा। खैर क्योंकि ना मुझे पता होता है कि 15-16 क्लास में कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, फिर भी ये बैच फास्ट था। सुनिए, तो कल कल जो टॉपिक देंगे आप लोग को ना, वो डुएबल टॉपिक देंगे। क्या हुआ, सुन लीजिए पहले, कल से जो टॉपिक देंगे, क्या हुआ, वो डुएबल टॉपिक देंगे, करने की योग्य, यानी कि आप कर पाए। ये वाला एक है, वेयर डज वेस्ट ओरिजिनेट एंड गो, कचरा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने लायक हो, ये आप पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट डे में ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कर लीजिए।